नमस्कार, हम विश्वजीत कुमार। ये बिहार है भैया, यहाँ मैं हम होता है। देख रहे हैं नीतीश बाबू कितना गोली चलाया है बेगूसराय में, मार के धुआं धुआं कर दिया है। अरे 2024 में ना पीएम बनने के लिए सोचे हैं हो, अभी तो सीएम है, तो ध्यान दीजिए इधर। गजब। कल परसों में बेगूसराय बड़ी चर्चा में रहा, पता ही होगा क्या है। 40 मिनट में टोटल 35 किलोमीटर में 11 आदमी को गोली मारा है। 11 आदमी को। सुनने में आ रहा है कि एक ठो मर भी गया उसमें। अब सोच लीजिए बेगूसराय का हाल। अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि इस सब न्यूज़ सुनने के बाद कि बिहार कुछ ज़्यादा ही डेवलप कर गया है? क्योंकि ऐसा न्यूज़ तो जब आप न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ते होंगे, अमेरिका में ऐसा होता है कभी कभी कि कहीं गोली चल जाता है, कुछ हो जाता है, तो सोचते होंगे कि वाह ब्रो, अमेरिका कितना डेवलप कंट्री है, हर एक व्यक्ति के पास वहाँ पे बंदूक है और सभी सड़क पे स्कूल में बंदूक चला रहे हैं। तो कुछ वही कल्चर बिहार में भी आ गया है क्या? जब वही गोली बिहार में चल रहा है, कोई अलग पेपर में, हिंदी पेपर में न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोग को वो जंगल राज वाला फीलिंग्स आ रहा है। ऐसा दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। सुनिए, अपराधी दिखे तो बता दीजिएगा पुलिस वाले को, उनको तो मिला नहीं है जब तक कि हम ये बना रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अगर आपको दिख जाए तो बता दीजिएगा, 50,000 का इनाम भी रखें उस पर। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि फॉरेंसिक टीम आई है पटना से, बेगूसराय से वो खोखा लेके गई है। अच्छा, फॉरेंसिक से याद आया कि लालू जी जा रहे हैं सिंगापुर किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नहीं तो फिर आपका कोई नेता उठता और बोल देता कि बिहारी भर रहे हैं हमारे स्कूल और अस्पताल सभी चीज़ों को। चलिए, अब तो आदत हो गया है सुनने का कि बिहारी यहाँ हैं, बिहारी वहाँ हैं। खैर कोई बात नहीं है। फिलहाल आते हैं मुद्दे पे और बात करते हैं अपने नए बिहार की। 1 मिनट। नया बिहार बचपन से आज तक जब भी याद कराया गया, बचपन में क्लास 5 में ही याद कराया गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आज भी वही हैं। फिर नया बिहार, अच्छा हाँ, डिप्टी सीएम बदल दे रहे हैं अलग अलग पार्टी के। खैर बात करते हैं अपने नए बिहार की। हाँ, ये सही बात है कि 2024 में नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि इच्छा आपकी भी होगी कि हम भी प्रधानमंत्री बने, तो इच्छा करना कोई गलत बात नहीं है। और वो भी सुशासन बाबू हैं तो इच्छा कर सकते हैं। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ के बारे में तो सोचना पड़ेगा उनको। अब इससे पहले कि हमारे नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन जाएं और लालू जी सिंगापुर से वापस आके तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें, थोड़ा सा इनका लेखा जोखा कर लेते हैं कि ये लोग बिहार में अभी तक किए क्या हैं। और इन दोनों का लेखा जोखा ही नहीं होगा, जो भी बिहार के शासन में रहे हैं सभी को देख लेते हैं फिर। क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है, कोई देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं, तो उनका आकलन तो होना चाहिए। बिहार में कुल मिला के 3 पार्टी का राज रहा है अभी तक, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने अभी तक बिहार को दिया क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के औद्योगिक क्रांति की। 1 मिनट। अबे यार क्या लिख दिए हो यार, बिहार में कब आई औद्योगिक क्रांति? पूरा भगचोनर है एकदम। चलो खैर, लिख दिया है तो बात तो करना पड़ेगा। तो बिहार की औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति के बारे में बिहार में बोलने के लिए तो कुछ खास है नहीं, और फिर भी सुन लीजिए कि बिहार में उद्योग का क्या हाल रहा है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग भी याद कीजिए, जब भी न्यूज़ सुनते होंगे कहीं पे कि किसी फैक्ट्री में आग लग गया या किसी मिल में आग लग गया, एक चीज़ वहाँ पे कॉमन रहती है हर न्यूज़ में, उसमें 2-4 बिहार के होते ही हैं। आखिर ये बेचारे जाते क्यों हैं हर जगह मिल में काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, ये 10-12 हज़ार रुपये के महीना के लिए? कुछ तो समस्या है। क्यों ये बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू कश्मीर तक, कश्मीर भी चले जाते हैं? सुने होंगे न्यूज़, गोली मार दिया था, वहाँ जाके रोज़गार करते हैं। आखिर समस्या क्या है? बौख रहे हैं ये लोग 10-12 हज़ार रुपया कमाने के लिए। कौन नेता सुनेगा इनका? हाँ, कोरोना काल में देखे थे ना, सबसे ज़्यादा बिहार से ही वापस आया था ना, मरे भी थे सबसे ज़्यादा रास्ते में वापस आने में। किस नेता को सुना है? आप ही बताइए। हम लोग बात कर रहे थे बिहार में उद्योग की, फैक्ट्री की, प्राइवेट सेक्टर की। तो हमारे जो 2 नेता हुए हैं बिहार के अभी तक, नीतीश जी और लालू जी, इनका क्या सोच रहा है कि यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं है या यहाँ फैक्ट्री का ज़रूरत क्यों नहीं है अभी, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा बिहार के इस बदहाली का कारण।
हमारे नीतीश बाबू एक जगह भाषण दे रहे थे, अच्छा खासा भाषण दे रहे थे। उसमें उन्होंने बताया था कि चूंकि बिहार के आसपास समुद्र नहीं है ना, इसीलिए फैक्ट्री नहीं है। और जिस टाइम हमारे लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम उनका एक नारा था, विकास नहीं बदलाव चाहिए, विकास नहीं बदलाव चाहिए। बिना विकास के किस बदलाव की बात कर रहे थे ये तो हमको आपको समझना है। इन दोनों नेताओं के बाद से आपको ये तो पता चल गया होगा कि बिहार का आज तक विकास क्यों नहीं हुआ है। और बिहार का विडंबना तो देखिए, जब से हम लोग होश किए हैं ना, यही दोनों नेता घूम फिर के कुर्सी पे बैठ रहे हैं, कुर्सी लेके उधर जा रहे हैं, कुर्सी लेके इधर जा रहे हैं, बस यही चल रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया है। कुछ दिन पहले राज्यसभा के सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह जो थे, वो इस बात को उठाए थे कि देखिए बिहार, यूपी, ये सब जो लैंडलॉक जगह है, इसका अपना एक पोर्ट डेवलप करवाइए समुद्र के किनारे। इसके लिए इसको कुछ फैसिलिटीज़ दीजिए ताकि बिहार, यूपी अपना पोर्ट डेवलप कर पाए समुद्र के किनारे। लेकिन आपको तो पता ही है कि लोकसभा राज्यसभा में जनता की बातें बहुत अच्छे से सुनी जाती है। इनकी भी बातें सुनी गई और फिर भुला दिया गया। इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए इनका बात सुन के। कोई एक्शन नहीं हुआ इस पर। इससे पहले कि आप ये सोचने लगिए कि सच में अब नीतीश जी बोल दिए हैं कि यहाँ पे पोर्ट नहीं है इसीलिए विकास नहीं हो रहा है बिहार का, इसलिए उद्योग धंधा नहीं है, ये सच है। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लैंडलॉक राज्य हैं जहाँ पे पोर्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, आप पंजाब, हरियाणा और एमपी को देख लीजिए। पंजाब में लगभग 10,000 फैक्ट्री हैं, एमपी में 7,000 से ज़्यादा फैक्ट्री हैं। वहाँ तो कोई पोर्ट नहीं है आसपास। देखिए, यहाँ फैक्ट्री नहीं होने का कारण तो है, और जो सबसे बड़ा कारण है, सुशील कुमार मोदी जी ने इस चीज़ को एक बार मेंशन किया था, ध्यान नहीं देते हैं कि बिहार में जो ज़मीन का अधिग्रहण है ना, वो बहुत कठिन है। यहाँ पे किसान मालिकों से या ज़मींदारों से ज़मीन लेने का जो प्रोसेस है, वो इतना टफ प्रोसेस और किसी राज्य में शायद नहीं होगा जितना पहले था यहाँ पे। एक और कारण है कि ज़मीन क्यों नहीं देना चाहते यहाँ के किसान या यहाँ के ज़मींदार। बिहार का लगभग 80% आबादी अभी भी कृषि पे निर्भर करता है। और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि बिहार में अभी भी बहुत उपजाऊ भूमि है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। यहाँ कोई पहाड़ या रेगिस्तान वाला जगह है नहीं। तो यहाँ का उपज, यहाँ इतना अच्छा उपज हो रहा है कि किसान देना नहीं चाहते हैं फैक्ट्री वाले मालिक को। सोचते हैं कि उनका जीवन यापन पूरा निर्भर है इस खेती पे, तो हम कैसे देते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए। और दूसरी बात, भरोसा भी नहीं है। सोचते हैं कि ज़मीन ले लेगा, सही से पैसा नहीं देगा, तो ज़मीन वाला समस्या तो है। और ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे उद्योग धंधा नहीं है। ज़्यादातर छोटे छोटे किसान रहते हैं जिनके पास छोटे छोटे मात्रा में भूमि है, 2 बीघा, 1.5 बीघा, 3 बीघा। और फैक्ट्री लगाने के लिए 100 बीघा, 70 बीघा, 150 बीघा ऐसा ज़रूरत पड़ता है। तो एक 100 बीघा ज़मीन के लिए आपको कम से कम 20 किसान से बात करना पड़ेगा कि आपका ज़मीन हमको चाहिए। फिर वो 20 किसान आपस में सहमत होंगे। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है और इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से फैक्ट्री नहीं आती है बिहार में। दूसरी समस्या जो बिहार की है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोग, आप लोग को, कि देखिए यहाँ पे मेन पावर तो बहुत है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो जो स्किल लेवल होता है ना, उसकी कमी है बिहार में। आप बेंगलुरु जैसे शहर को देख लीजिए, इतना डेवलप क्यों है। बड़े बड़े IT कंपनी जो है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सभी हैदराबाद, बेंगलुरु, यहाँ पे क्यों लगाते हैं अपना फैक्ट्री? क्योंकि वहाँ पे स्किल लेबर है, जिनके पास स्किल है। बिहार के पास मेन पावर है बट स्किल की कमी है, जो एक दूसरा कारण है कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं आती हैं। अब देखिए भैया, एक चीज़ तो है कि कंपनी एक भी नहीं है, तो स्किल डेवलप लोग करना भी नहीं चाह रहे हैं। अब आप गुरुग्राम का एग्जाम्पल लेके देख लीजिए कि वहाँ पे मारुति सुजुकी की कंपनी को बुलाया गया, वहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ काम करने लगे, तो एक हब बन गया कि वहाँ पे कंपनी है, तो ऑटोमेटिक अलग अलग जगहों से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, जहाँ जहाँ स्किल लेवल है वहाँ पे पहुँचने लगे। और जब वहाँ पे लोग पहुँचने लगे तो और बहुत सारी कंपनी भी वहाँ आने लगी। तो ये कारण होता है कि देखते होंगे कि जहाँ फल दुकान है वहाँ लगातार फल का दुकान रहता है, ठीक है। जहाँ सब्जी है वहाँ लगातार सब्जी, कपड़ा है लगातार कपड़ा का दुकान। ऐसा होता है क्योंकि कंपनी चाहती है कि हम वैसे जगह पे जाए जहाँ पे आसानी से हमको स्किल लेवल मिल पाए। तो जहाँ 1-2 कंपनी पहले से आ चुकी हैं, नई कंपनी भी वहीं पास में अपना कंपनी लगाना चाहती है। तो ये भी एक कारण है कि बिहार में कंपनी नहीं थी और आगे नहीं आ रही हैं। और चौथी चीज़ जो कि और भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ के सरकार का रेपुटेशन। हमारे यहाँ के विधायक जी और सांसद जो होते हैं बिहार में, आपको पता ही है, कंपनी वाला आता है,
तो दूसरे जगह पे जब कंपनी जाती है, नैनो की कंपनी जब यहाँ भी आई थी, पहले बिहार में आई थी, नई बात बना। कारण था यहाँ पे नेताजी पहले अपना देखते हैं कि भाई हमको क्या फ़ायदा होगा आप कंपनी लगाइएगा तो। लेकिन किसी दूसरे राज्य में वहाँ पे ये बोला जाता है कि आप कंपनी लगाइए, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको आप 70% या 80% लोग को रोज़गार दीजिएगा, फिर लगाइएगा। तो इस तरीके का बात बिहार में है नहीं। अभी कंपनी आएगी, हमारे माननीय से मिलेगी, पहले उनका मन भर जाएगा, फिर कंपनी लगेगी। तो कंपनी रिस्क नहीं लेती है, तो रेपुटेशन नहीं सही है बिहार के सरकार या नेता का कि कंपनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पे आए। अब ऐसा नहीं है कि ये बात हम ऐसे ही अपने मन से बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं सन 1960 में पूरे बिहार से 40% शुगर का उत्पादन होता था। जी हाँ, 40%। अभी 2% से भी कम है। कहाँ होगा, कहाँ गायब हो गया सब? यही रेपुटेशन का खेल है। आपको पता होगा कि हम लोग के बिहार में एक चीज़ बड़ी चलता है जिसका नाम है रंगबाजी टैक्स। यहाँ के कुछ क्या बताएं, लेकिन चलता बहुत है रंगबाजी टैक्स। इस रंगबाजी टैक्स के चक्कर में बिहार के मुजफ्फरपुर, नवादा जैसे जगहों पे आपको अभी भी जाके देखिए बहुत सारी पुरानी कंपनियां बंद मिलेंगी, क्योंकि रंगबाजी टैक्स के चक्कर में बंद हो गई है। किशनगंज में भी एक फैक्ट्री थी, वसूली के चक्कर में वो भी बंद हो गई। जाइएगा तो अभी भी मलबा बचा हुआ है फैक्ट्री का। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं आ पाते हैं। हम शुरू में बेगूसराय की घटना का जिक्र किए थे। क्यों किए थे? दिन दहाड़े गोली चल जाएगा इतना सारा तो कंपनी नहीं आएगा, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। सबसे पहले कानून व्यवस्था सही होगा, रंगबाजी टैक्स नहीं वसूला जाएगा, तभी आएगा कंपनी। ऐसे कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। समस्याओं पर तो बहुत बात हो गई, चलिए तनिक सोल्यूशन भी देख लेते हैं क्या है इसका, कि कुछ कंपनी आए। एक दो कंपनी हालांकि खुली है अभी, एक पेप्सिको कंपनी खुली है, रिफाइनरी तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन देश का सबसे सघन आबादी है बिहार में, एक कंपनी दो कंपनी क्या कर लेगा? अगर कुछ चीज़ में सुधार करना है बिहार को, यहाँ पे उद्योग धंधा लाने में, तो सबसे पहले ठीक करना होगा अपना रेपुटेशन। ये वसूली वाला चीज़ से कंपनी को टेंशन फ्री करना होगा, तभी आएगी कंपनी। क्या हुआ था कि 2006 में एक नई नीति आई थी बिहार में कि जो भी कंपनी आएगी उसको सब्सिडी देंगे। आई थी एक आध कंपनी, नहीं मिला सब्सिडी, कोर्ट जाना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस करके सब्सिडी लेना कितना महंगा पड़ता होगा किसी कंपनी को, वो भी सरकार के खिलाफ कोर्ट में लड़ना। तो ये रेपुटेशन जो है ना कि सब्सिडी समय पे नहीं देने का, 2006 में ऐसा हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं इस चीज़ को ठीक करना होगा। दूसरी पॉलिसी आई थी 2015 में, लेकिन जानते हैं उसमें दिक्कत क्या था कि आप पहले बिहार आइए, यहाँ फैक्ट्री लगाइए, काम धाम शुरू कीजिए, फिर दिया जाएगा आपको सब्सिडी। अब जब आसानी से गुजरात और साउथ के बेंगलोर जैसे शहर में जो आसानी से उपलब्ध सब कुछ हो रहा है, तो क्यों कोई बिहार आएगा, यहाँ फैक्ट्री लगाएगा, फिर सरकार के पास जाएगा कि सर हम फैक्ट्री लगा दिए हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर सरकार सोचेगी कि चलो अब इसको सब्सिडी देते हैं। तो ये भी एक कारण है कि 2006 और 2015 ये दोनों पॉलिसी जो आई वो फेल हो गई। जानते हैं आप लोग, ऋषिकेश जी नाम के एक बिजनेसमैन आए थे बिहार में, बड़ी शौक था उनका कि भागलपुर तो जानते ही होंगे, सब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उसको भी। वो लोग आए थे इसलिए, बहुत पहले आए थे कि भागलपुर में एक छोटा मोटा कमर्शियल प्लेन जहाँ से उड़ता है, चार्टर विमान, वैसा एक एयरपोर्ट टाइप का छोटा सा बना देंगे। अब इससे फ़ायदा तो होता कि भागलपुर चारों हर राज्य से जुड़ जाता, कनेक्ट हो जाता। अगर एयरपोर्ट वहाँ एक छोटा सा भी खुल जाता, वहाँ चार्टर प्लेन भी आने लगते, कमर्शियल प्लेन छोटे मोटे। तो ये नॉर्मल बात नहीं थी। तो ऋषिकेश जी गए सरकार के पास, बताया कि हम ऐसा सोच रहे हैं। सरकार बोली अरे बहुत बढ़िया, मतलब आप तो गजब सोच रहे हैं, ऐसा करना चाहिए आपको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सरकार ध्यान ही नहीं दी, एकदम से ध्यान नहीं दी, लौट के गए बेचारे। आए थे एयरपोर्ट बनाने के लिए, फिर जाके कहीं बनाए होंगे। तो ये हाल है बिहार का और यहाँ की सरकार का। हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सरकार थी, सभी एक जैसे हैं यहाँ पे। अब ये बात तो सही है ना कि जितना वोट जाति धर्म विवादित चीज़ पे मिल जाता है, उतना फैक्ट्री में नहीं मिलता है बिहार में। ये बात सही है। हम लोग वोट देने जाते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई देख लो अपन आदमी है कि नहीं। तो सब चीज़ खोजिएगा तो कैसे मिलेगा साहब, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा।
वही एडजस्ट आज तक कर रहे हैं बिहार में। सन 1980 तक बिहार में कोई कास्ट वेस्ट लीडर नहीं था। 1980 के बाद ये 2 नेता आए हमारे राज्य में और फिर शुरू होता है यहाँ से पॉलिटिक्स। और जो सबसे पहला नारा दिया गया था हमारे माननीय लालू जी के द्वारा कि विकास नहीं बदलाव चाहिए। अब ये किस बदलाव की बात कर रहे थे? ये बात कर रहे थे सामाजिक बदलाव, सोशल इंजस्टिस, सोशल इक्वलिटी पे बात की इन्होंने। बहुत अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है और ये बात सच है कि हाँ, सोशल इनइक्वलिटी था बिहार में और उस पर काम भी हुआ। सभी को एक रेखा खींच के सामने लाने का काम किया गया। लेकिन हम उस वक्त से ही पिछड़ रहे थे। हम लोग सोशल इक्वलिटी पे बात कर रहे थे, उद्योग धंधे पे किसी का ध्यान था नहीं, क्योंकि समाज इतना बटा हुआ था। उस वक्त विकास का मतलब क्या होता है? एक रिपोर्टर ने पूछा था उस टाइम में एक महिला से, यूट्यूब पे वीडियो होगा, आप देख सकते हैं, कि क्या आपको लगता है कि विकास हो रहा है लालू जी के समय में? तो बेचारी महिला बोली कि हाँ, एकदम हो रहा है। हम पहले जो था ज़मींदार से बात नहीं कर पाते थे, अभी एकदम आँख में आँख डाल के बात करते हैं। तो सोशल इनइक्वलिटी पे बात हुआ था, सामाजिक असमानता पे, और उसी पे पॉलिटिक्स चलता रहा, घूमता फिरता रहा उसी के आसपास। कास्ट वेस्ट पॉलिटिक्स घूमता रहा, आज तक घूम रहा है। तो ये भी कारण था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया किसी का कि यहाँ पे फैक्ट्री भी लगाना है। सभी को लग रहा था कि चलो सबको आगे पुश करते हैं, ये जाति प्रथा को ख़त्म करते हैं, कुछ ऐसा। पर ख़त्म क्या होगा इसको? तो और बिहार के पॉलिटिक्स में इसको घोल दिया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कास्ट वेस्ट नेता अभी भी हैं हमारे राज्य में ज़्यादातर। उस टाइम की एक आश्चर्यजनक घटना हम आपको बताते हैं। जब लालू जी का राज था, उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको हायर ही नहीं किया। अपना शासन चलाने के टाइम उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे हायर, वे अपर कास्ट के हैं। अब आप सोच के देख लीजिए कि यार, अभी देश में जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं उनको एक आईएएस का दिमाग चलाता है, उनका पीए या उनका सेक्रेटरी आईएएस लेवल का आदमी रहता है। उस वक्त उन्होंने हायर ही नहीं किया, बोले कि नहीं वो अपर कास्ट का है। और ये सच है, ये हवा हवाई बात नहीं है, आप इसको सर्च कीजिए कहीं भी। तो ये ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने हायर नहीं किया। इसका घाटा क्या हुआ कि जो योजनाएं आती थी वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। कुछ भी एक पढ़ा लिखा दिमाग होना चाहिए, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इनको करना ऐसा चाहिए था कि आप ब्यूरोक्रेट्स को हायर कीजिए, वो किसी भी कास्ट का, और उसको आप बोलते कि आप सामाजिक न्याय पे काम कीजिए, छोड़िए उद्योग धंधा को, पीछे कीजिए, उसको हटाइए, पहले हम सामाजिक न्याय पे काम करेंगे। तो वो चीज़ भी तो सही से हो पाता। तो ना वो सही से हो पाया, ना एक भी फैक्ट्री लग पाया। और हालत आज आप देख रहे हैं कि आसपास कहीं भी कोई घटना होता है, किसी मिल में आग लगता है, किसी फैक्ट्री में आग लगता है, कोई भी घटना 2-4 बिहारी भाई उसमें होते ही हैं। तो बस शुरू से ही बंटाधार कर रहे हैं आज तक। उस वक्त के सरकार की जो सोच थी, वो सोच ये थी कि पहले रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये कुछ हद तक सही था कि रिसोर्स जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके सभी को बराबर अधिकार दिया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है अभी तक वो नहीं मिल पाया है? तो कोशिश किया गया, ना इधर के रहे ना उधर के। हालांकि 2020 का एक कैंपेन आप लोग को याद होगा, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ये बोले थे, इस चीज़ का मेंशन किए थे इस बात को कि देखिए सामाजिक न्याय का समय गया, अब हमको आर्थिक न्याय, आर्थिक गति का बात करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ थी 2020 के कैंपेन में जो देखने को मिली कि चलिए अब हमारे नए नेता जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कर तो रहे हैं कम से कम। देखिए भाई लोग, अगर यहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्री का समस्या को सॉल्व करना है तो 2-3 चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला है स्किल लेबर, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा एक अच्छी सरकार। और इसको दूर करने के लिए जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ज़मीन अधिग्रहण करने का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको थोड़ा सही किया जाए। और अभी हाल ही में जो नया रूल बना है, जो सरकार ने बनाया है ज़मीन अधिग्रहण का, वो कुछ हद तक ठीक भी है। तो ये जो सॉल्यूशन है ज़मीन अधिग्रहण को सही करने का, इसमें सरकार कुछ हद तक ट्राई कर रही है। इसमें अब क्या किया जा रहा है कि अब सरकार मीडिएट डायरेक्ट नहीं करेगी, सरकार सीधा बिजनेसमैन से बात नहीं करेगी। सरकार अब मीडिएट करती है बिजनेसमैन और जो लैंड देने वाला है, जो लैंड डोनर है, उसके बीच में। अब इसमें हो क्या रहा है कि सरकार क्या करती है कि लैंड डोनर्स को, जो कलेक्टिवली बहुत सारे लैंड डोनर हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करवा रही है
और उन सभी को बोलते हैं अपना रेट फिक्स कीजिए। वो छोटे छोटे किसान जो हैं वो एक जगह जमा होकर उनको बोला जाता है अपना रेट फिक्स कीजिए ज़मीन का, और वो जो रेट फिक्स करते हैं उसका डाटा, उसका ऑनलाइन डाटा सरकार कलेक्ट करती है और उसको एक साइट पे डालती है और उस डाटा को उपलब्ध करा रही है उन बिजनेसमैन के सामने जो लैंड को एक्वायर करना चाहते हैं। तो इस क्षेत्र में कुछ हद तक सही काम हो रहा है। ऑनलाइन डाटा जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उपलब्ध करा देते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो फिर जो है लैंड एक्वायर वो लैंड डोनर से सीधा संपर्क करते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल सुनने में ये भी आ रहा है कि, और ऐसा एक आध जगह हुआ भी है कि एथेनॉल के फैक्ट्री पे अच्छा खासा काम चल रहा है हमारे बिहार में, और इधर पासी में एक पेप्सिको का फैक्ट्री भी लगा है। तो एक दो कुछ अच्छी पहल दिखी हैं, उसको हम लोग डिने नहीं कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ जो भी आई है फ़िलहाल में कि अगर आप बिहार में फैक्ट्री लगाते हैं तो जैसा कि हम आपको शुरू में बताए थे कि आसपास पोर्ट नहीं है, लोग व्यापार वहाँ करना चाहते हैं जहाँ समुद्री मार्ग हो, जहाँ समुद्र से ले जाना आसान हो। तो पोर्ट है नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है बिहार की। तो सरकार अब क्या कर रही है कि अगर आप बिहार में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपना बिजनेस खोल के, तो हम 80% तक सब्सिडी आपको देंगे। तो ये भी एक अच्छी पहल है। और ये सभी चीज़ें सक्सेस तभी हो पाएगी जब सरकार अपन वादा पूरा करे। बोल के सिर्फ कि सब्सिडी देंगे, वेबसाइट पे उपलब्ध कराएंगे, इससे नहीं होगा। सरकार वादा पूरा करे तो हो जाएगा ये चीज़। तो फिलहाल आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि बिहार में वो फैक्ट्री क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं पहले आया, आगे क्या प्रोसेस है इसका, आने का कितना संभावना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।